इस मानवा का हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा सर दुख रहा है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और उसके पास आवाजें आते हैं कि जल्दी करो, इसे दफना दो, जल्दी जल्दी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या किसी ने मुझे जमीन के अंदर दफना दिया और मैं बिना अपनी आंखों को खोलकर देख पा रहा हूँ कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। क्या ये लोग मुझे यहाँ दफना रहे हैं? मैडम, आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, हम इसे अपना आप दफना देते। वो मैडम कहती है कि चुप हो जा साले, जब तक मैं इसे खुद अपनी आंखों से दफन नहीं होते देखती मुझे चैन नहीं आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि गुआन की साली वो मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन वो तो सब एक दिखावा था और एक दिन मेरी ड्रिंक में जहर मिला दिया। मेरा नाम है जियांग चैन और मैं 18 साल का हूँ। 8 गांवों में लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं और एकदम से एक दिन मुझे गु फैमिली ले गए और मेरी शादी मिस गुआन की से कर दी, क्योंकि एक बूढ़े तांत्रिक ने कहा था कि जो मेरे डेट ऑफ बर्थ है वो गुआन की बीमारी ठीक कर सकती है। शादी के बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई और जैसे ही उसकी बीमारी ठीक हुई सबसे पहला काम उसने किया, मुझे जहर दे दिया और मुझे मार दिया। और मामला और ज्यादा खराब हो गया जब गु फैमिली ने कहा कि कोई गधा हमारा दामाद नहीं हो सकता है। जब मैं वहाँ पर पड़ा पड़ा मर रहा था, एक पावरफुल आत्मा धरती पर आई और वो आकर मेरी बॉडी पर कब्जा करने लग गई, लेकिन गलती से मैंने ही उस आत्मा को अब्जॉर्व कर लिया और अब भगवान की नजरों में ना तो मैं मर चुका हूँ और ना ही अब मैं वो गधा रह गया हूँ। गु फैमिली, गुआन की जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। जो उसकी वाइफ थी वो उसके अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका नया बॉयफ्रेंड कहता है कि क्या काम पूरा हो गया? इसका नाम शाबी है और ये जनरल मैनेजर है डिंगफिंग ग्रुप का और ये शाह फैमिली का वारिस है। वो गुआन की कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं लोगों से कह दूंगी कि ये बीमारी के कारण मर गया। वो शाबी कहता है कि कोई बात नहीं, आखिरकार एक मरे हुए बेवकूफ को कौन ही ढूंढेगा। अब हमारी जो शादी है वो जल्दी हो सकती है। और वो शाबी उसे वहीं जीप के साथ छेड़ना चालू कर देता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर हमारे डिंगफिंग ग्रुप में घाटा नहीं हो रहा होता और हमें गु फैमिली से पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं कभी भी एक शादीशुदा से शादी क्यों करता। गुआन की कहती है कि शाबी अब आखिरकार हम लोग एक साथ हो जाएंगे। वो शाबी कहता है कि मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था और वो गाड़ी में ही करना चालू कर देता है। और जो लोग हमारे मेन कैरेक्टर चैन को दफना रहे थे वो भी उन दोनों को ही देखने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे से चैन बाहर निकल आया था कब्र में से। और जब वो उसे देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये बाहर कैसे आ गया और ये जिंदा क्यों है अभी तक, क्या ये एक भूत है? और जब वो दोनों भी चैन को देखते हैं तो वो दोनों भी पूरे शौक में चले गए थे। चैन उनके गाड़ी के पास जाता है और कहता है कि हेलो, क्या तुम लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो? वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम जिंदा। लेकिन जो चैन था शाबी का कॉलर पकड़ लेता है और जो शाबी था वो चिल्ला रहा था कि भूत भूत भूत। चैन उसका कॉलर पकड़ के उसे गाड़ी से बाहर लाकर जमीन पर पटक देता है और फिर उसके औजार पर अपना पैर रखता है और कहता है कि मेरी वाइफ के साथ खेल रहे हो, ही। जो शाबी था उसे पूरा दर्द हो रहा था। चैन कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वो गुआन की कहने लगती है नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन जो चैन था उन्हें उसी कब्र में फेंक देता है और उन पर मिट्टी डालना चालू कर देता है। और वो लोग अब माफी मांग रहे थे कि चैन हमें माफ कर दो, हम गलत थे, प्लीज हमें मत दफनाओ। चैन कहता है कि तुम लोगों को मारकर मेरे हाथ ही गंदे होंगे, इससे बढ़िया है कि मैं रिपोर्टर को बुलाऊं, जिसके बाद पूरा शहर तुम्हें 100 सालों के लिए हैप्पी वेडिंग कहेगा और एक साथ मजे करो। वो लोग चिल्ला रहे थे कि कोई है, प्लीज हमारी मदद करो, हमें मत ऐसे छोड़कर जाओ। वहीं दूसरी तरफ चैन अपने मन में कहता है कि इस आत्मा का नाम जियांग टाइजुन था और इसकी मेमोरीज में झांक कर मुझे पता चला है कि ये एक दूसरे वर्ल्ड से आया है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स और बीस्ट रहा करते हैं और आसपास सभी के सभी जो लोग थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जो ये जियांग टाइजुन था ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल था वहाँ पर। और मुझे अब इस पर दया आ रही है कि मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया और जियांग टाइजुन की मेमोरी में कई सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स है, कई मेडिकल स्किल्स है, एन्चांटमेंट्स है, अल्केमी, इतनी सारी चीजें हैं। ये मेरे लिए काफी होगी प्रैक्टिस करने के लिए और अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मुझे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान देना होगा। सुबह होती है और चैन कहता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है बस एक रात रेस्ट करने की वजह से, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इस माउंटेन की वो बहुत ज्यादा कम है और अब भगवान मुझे मरने नहीं दिया तो मैं चैन इस जिंदगी को अच्छे से जीऊंगा। हमें चैन का घर दिखाया जाता है
वहाँ पर एक गुंडा आया हुआ था और कहता है कि जल्दी करो, हमारे 1 लाख युआन पैसे वापस करो। और ये बीच में है जियांज रुओ, ये 16 साल की है और ये चैन की बहन है। रुओ कहती है कि प्लीज प्लीज हमें थोड़ा सा और मोहलत दे दो, हम इतना सारा पैसा अभी नहीं दे पाएंगे। वो गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या पैसे नहीं दे पाओगे? पैसों के बदले में तुम अपना शरीर भी दे सकती हो। वो रुओ कहने लगती है कि नहीं नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। और एक ही पल में जो गुंडा है उसके मुंह पर लात लग चुकी थी, ये चैन ही था। एक लात लगने की वजह से जो गुंडा था घर के दूसरे कोने की दीवार पर जाकर टकराया। और चैन कहता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। उसके माँ बाप और उसकी बहन सारे के सारे शौक में थे, उसने ऐसा कैसे कर दिया? क्या ये वही है जिसको हम जानते हैं? ये तो एक गधा हुआ करता था। जो उस गुंडे के साथ 2 और लोग थे वो कहने लगते हैं कि जल्दी करो, इसे मार मार के नर्क में पहुंचा दो। चैन एक डंडा उठा लेता है और कहता है कि आजा, दोनों एक साथ आओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो गुंडा घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, ये पागल है और हम इसके घर में घुस चुके हैं और अगर ये हमें जान से भी मार देगा तो कानून इसे कुछ भी नहीं कहेगा। और वो गुंडा कहता है कि ये मत समझो कि तुम एक पागल हो, इसीलिए तुम लोगों को पैसे नहीं देने हैं। तुम्हें जो हमसे पैसे लिए हैं वो तो तुम्हें वापस करने ही होंगे और कल मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। चैन कहता है कि बस पैसों की बात है ना, मैं वापस कर दूंगा। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चैन, क्या तुम पागल हो गए हो? ये 1 लाख युआन है और हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? चैन कहता है कि माँ आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो गुंडा चिल्लाकर कहने लगता है कि क्या 1 लाख युआन 3 दिनों में? तुमने कह दिया और हमने मान लिया, तुम्हें क्या हम गधे लगते हैं? और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी बहन को जेल हो जाएगी। चैन उन्हें गुस्से में कहता है कि मैंने अभी कह दिया है ना, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उस गुंडे को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाता है। वो लोग भागने लगते हैं और जाते जाते वो गुंडा कहता है कि ओ पागल, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी बहन पक्का ही मेरी हो जाएगी। उसकी बहन रुओ कहती है कि भाई मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। चैन कहता है कि तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारा भाई है ना यहाँ पर। और आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ जब मैं यहाँ पर नहीं था? और आखिरकार हमारे पास इतना कर्जा कैसे आ गया? उसकी बहन रुओ कहती है कि जब तुम्हें गू फैमिली वाले ले गए थे लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। हमने तुम्हें वहाँ पर आकर कितनी बार मिलने की कोशिश करी, आखिरकार तुम वहाँ पर कैसे हो? लेकिन हर बार वो लोग हमें धक्के मारकर बाहर फेंक देते हैं। पापा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हमारे पास कोई भी पैसे नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने 3000 युआन उधार लिए थे। जो चैन था वो भी शौक में था कि 3000 लिए थे, आज 1 लाख युआन कैसे हो गए? उसकी माँ कहती है कि उसने जानबूझकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगाया है और 3000 1 लाख युआन बन गए। उन लोगों ने हमें मारने तक की भी कोशिश करी है। और फिर उसका पापा कहता है कि ये बस मेरी वजह से हुआ है, मेरी ये बीमार बॉडी। चैन कहता है कि अब चिंता ना करें, अब मैं अपने परिवार को संभालूंगा और मैं ही पैसे कमाऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पहले आपका इलाज करवाना है डैड। उसकी माँ कहती है कि हम इलाज कैसे करवाएंगे जब हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है? चैन कहता है कि बस मुझ पर छोड़ दो। और चैन अपने मन में जियांज टाइजन को कहता है कि तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारी एनर्जी के लिए थैंक यू। ये वही आत्मा थी जिसको चैंग ने ऑब्जर्व कर लिया था और वो अपना हाथ और अपनी एनर्जी से उसके पापा को हील करने लगता है। उसका पापा कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कई साल जवान हो गया। और वो दोनों कहने लगते हैं कि क्या सच्ची में? उसकी माँ कहती है कि चैन आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुम तो बेवकूफ हुआ करते थे। चैन कहता है कि माँ आप चिंता ना करें, समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप दोनों की सेहत को भी देखने दो। हम सभी लोग सेहतमंद रहेंगे और हमारे जो अच्छे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं। उसकी माँ और बहन कहती है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो। और जो चैन था बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आ जाता है और अपने मन में कहता है कि ये रैंकिंग ग्रुप है और ये सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इस शहर की और ये गू फैमिली के साथ कई सालों से कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये लोग हार जाते हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मुझे इन्हीं लोगों से शुरुआत करनी चाहिए। वो अंदर जाता है और कहता है कि मैं फेंगडे को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि क्या तुम हमारे चेयरमैन को ढूंढ रहे हो? चैन कहता है कि तो क्या प्रॉब्लम है? उसके पास एक और आदमी आता है और कहता है कि ये तो गू फैमिली का बेवकूफ दामाद जियान चैन है। और वो उस लड़की को कहता है कि जाइलू ध्यान से, ये बंदा लड़कियों को छेड़ता फिरता है और इसीलिए गू फैमिली ने इसे अपनी फैमिली से बाहर फेंक दिया। वो लड़की कहती कि क्या डायरेक्टर, मुझे डर लग रहा है और उसके गले लग जाती है। और वो आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वो चिल्लाकर गुस्से में चैन को कहता है कि पागल यहाँ से निकल जा, दफा हो। और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। वो भी कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? चैन अपना हाथ घुमाता है जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था वो हवा में उड़कर दूर गिर जाता है। और चैन कहता है कि क्या और भी कोई आना चाहता है? और वो लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाइयों जल्दी से पिटो। चैन कहता है कि अपनी मौत को बुला
बढ़ावा दे रहे हो। वो लोग चैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक एक करके चैन एक ही मुक्के में सभी को दूर दूर फेंक देता है और अभी कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बचा था। जो बंदा था वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। वो दोनों पूरे घबरा गए थे, अंदर से हिल चुके थे। आखिरकार ये गधा इतना बढ़िया फाइटर कैसे हो सकता है। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर नीचे पड़े थे, सारे बेहोश हो चुके थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को हिला भी सके। और फिर से चैन कहता है कि मैंने कहा कि मैं फैंग से मिलना चाहता हूँ। चैन ने उस बंदे को पूरा डरा दिया था। वो डरते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। चैन चिल्लाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं फैंग डी से मिलना चाहता हूँ। वो लड़की घबरा जाती है और कहती है कि मैं अभी उनको फोन करती हूँ। और वो घबराते हुए कहती है कि सर, जो चेयरमैन है उन्होंने आपको टॉप फ्लोर पर बुलाया है। वो चैन कहता है कि ठीक है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो बंदा खड़ा होता है और कहता है कि साली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। चैन ऊपर पहुंच जाता है। उसके सामने एक लड़की थी। वो कहती है कि क्या तुम ही हो मिस्टर जियांज हो? प्लीज मेरे पीछे आइए। वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और चैन सोचने लगता है कि इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और एकदम से उसे धुंधला दिखने लगता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और फिर एकदम से वो चौंक जाता है, ये क्या है। वो शौक हो जाता है और कहता है कि ये क्या, मुझे नहीं मालूम था जियांज टाइजुन के पास ऐसी भी स्किल होगी। जो उसके सामने लड़की थी उसके कपड़े गायब हो गए थे और उसको उसके आर पार दिखने लग गया था। वो लड़की पूछती है कि मिस्टर जियांज, जो चेयरमैन है वो अंदर हैं। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी नाक में से खून क्यों आ रहा है, क्या आप ठीक हैं? जियांज कहता है कि मैं ठीक हूँ, वो बस बहुत ज्यादा गर्मी है ना इसीलिए। वो अंदर जाता है और अंदर उसी कंपनी का चेयरमैन था और वो कहता है कि मैंने सभी लोगों से सुना है कि तुम एक इडियट हो, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है। चैन कहता है कि मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से तुम जो गू ग्रुप है उससे आगे निकल पाओगे और जल्द ही नंबर 1 फार्मास्यूटिकल जायंट बन जाओगे इस सिटी के। वो पहले तो शौक हो जाता है और हंसने लगता है कि और कहता है तुम्हारे पास एक तरीका है। और चैन कहता है कि मुझे बस 1 घंटा दो और मुझे तुम्हारे जो लेबोरेटरी है उसे इस्तेमाल करने दो। वो चेयरमैन कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस, आखिरकार तुम किसके भरोसे पर हो और तुम क्या करना चाहते हो? चैन कहता है कि मुझे 1 लाख युआन चाहिए जब सब कुछ पूरा हो जाएगा। जो चेयरमैन था हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उसको कहता है कि इसको लैब में ले जाओ। वो कहती है कि ठीक है चेयरमैन। वो उसे लैब में ले जाती है और कहती है कि मिस्टर चैन, सिक्योरिटी चेकअप के बाद आप अंदर जा सकते हैं। वो अंदर जा चुका था। जो चेयरमैन था अपने लैपटॉप में से उनको देख रहा था और सोचता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। जो उसकी सेक्रेटरी थी वो कहती है कि चेयरमैन सब कुछ हो चुका है। वो उसके लैपटॉप में झांकती है। वो देखती है कि जो वो चैन था वहाँ पर खराटे मार रहा था। सेक्रेटरी कहती है कि चेयरमैन, क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? चेयरमैन कहता है कि नहीं, अभी नहीं, और मुझे आशा है कि ये मुझे निराश नहीं करेगा। चैन अपनी नींद पूरी करके उठ जाता है और अंगड़ाई लेने लगता है और कहता है कि अब काम करने का टाइम शुरू हो चुका है और बहुत ही ज्यादा स्पीड में कभी उधर कभी इधर सब सामान इकट्ठा करता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई दवाई बना रहा है। जो चेयरमैन था वो कुछ नहीं बोलता है। चैन लेबोरेटरी में कई सारे केमिकल्स को मिलाकर कुछ चीज बना लेता है। उनके लैपटॉप में जब वो देख रहे थे एकदम से रोशनी निकलती है। वो अपनी आंखें ढक लेते हैं और चैन कहता है कि ये पूरा हो गया है और आप इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। चैन कहता है कि ये बन चुकी है। चेयरमैन कहता है कि बस ये, इस पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था, आखिरकार ये करती क्या है? चैन कहता है कि ये जो दवाई मैंने बनाई है ये चोटों के जो निशान है उनको खत्म करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो निशान है वो पुराने हैं या नहीं, ये सभी के सभी को मिटा देगी। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बहुत ज्यादा फेंक रहे हो, तुम्हें बस 5 मिनट हुए हैं अंदर काम करते हुए और यहाँ पर आकर ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुमने पूरे 1 घंटे जमकर मेहनत करी है और तुम यहाँ पर आकर थक चुके हो। क्या हमें नहीं मालूम तुमने अंदर क्या किया? चैन को गुस्सा आ जाता है और उसको धक्का देकर सोफे पर गिरा देता है। वो सेक्रेटरी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। चैन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो और जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसको ऊपर करता है। उसके नीचे से एक स्कार निकलता है। चैन कहता है कि अभी मैं इसका रिजल्ट तुम्हें दिखाता हूँ। चैन कहता है कि क्या इसी निशान की वजह से तुम छोटे कपड़े नहीं पहनती हो? वो सेक्रेटरी कहती है कि आखिरकार तुम्हें इस निशान के बारे में कैसे मालूम, हम तो पहली बार मिले हैं। चैन कहता है कि मिस, अगर मैं जो ये निशान है इसको खत्म कर दूं तो मुझे आप थैंक यू कैसे कहोगी? सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चैन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम मुझे एक किस देना चाहोगी? चैन कहता है कि अब तो एक किस का सवाल
सवाल है और ये मेरी मेडिसिन काम करनी चाहिए। वो उसके निशान पर वो मेडिसिन गिर देता है। सेक्रेटरी कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये गर्म भी है लेकिन कंफर्टेबल भी। और वो कहती है कि ये निशान ये तो मिट गया। चेयरमैन भी उसके पास आ जाता है और कहता है कि इतना पुराना निशान बस एक झटके में गायब हो गया। चैन उसके पास आ जाता है और कहता है कि अपना वादा तोड़ना मत। वो घबराने लगती है और वो चेयरमैन की तरफ देखती है और कहती है कि चेयरमैन प्लीज आप तो कुछ कहिए। लेकिन जो चेयरमैन था दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और अपने दिमाग में कहता है कि मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। उस सेक्रेटरी के पसीने छूटने लगते हैं और वो चैन की तरफ देखने लगती है। चैन उसकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों किस कर लेते हैं। किस के बाद वो पूरा खुश हो गया था और चैन कहता है कि कैसा लगा? अगर अभी भी तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है तो तुम कुछ और लोगों को बुलाकर उन पर ये ट्राई कर सकते हो। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी जो मेडिसिन है वो तो बहुत बढ़िया है लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। चैन अपने मन में कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये लोग मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं तो ठीक है फिर मैं भी इनके जाल में इतनी आसानी से नहीं पड़ूंगा। चैन कहता है कि तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ और भूल जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। पीछे से आवाज आती है रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते हो। चैन अपने मन में कहने लगता है कि ये साली अभी भी जिंदा है, ये गुआन की थी और वो कहती है कि तुम पकड़े गए और हमारे पास सबूत है कि तुमने गु ग्रुप में से बहुत ज्यादा जरूरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराया है। गुआन की कहती है कि अब बस तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम ये निशान मिटाने वाली दवाई हमें दे दो या फिर हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में पहुंचवा देंगे। और ये हमारे गु ग्रुप का सबसे बढ़िया लॉयर है और हम तुम्हें आराम से 10 से 20 साल की जेल दिलवा सकते हैं। और वो लॉयर भी कहता है कि हाँ। चैन कहता है कि गुआन की तुम ये कह रही हो कि मैंने तुम्हारे घर में से कुछ चुराया है? गुआन की कहती कि तो क्या हुआ, हम शादीशुदा हैं और इस मेडिसिन को हमें दे दो, हमारे बीच में पीस हो सकता है। और अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में तो सोचो। वो सेक्रेटरी कहती कि ये दवाई चुराई हुई है और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। चेयरमैन भी कहता है कि चैन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ काम कर सकते हो। और गुआन की कहती है कि तो ठीक है, यहाँ पर हम सभी का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। और वो एक कार्ड को उसकी तरफ उछालती है और कहती है ये लो मेरा कार्ड और इसका पासवर्ड है मेरा बर्थडे, इसके अंदर 5 लाख युआन है और ये तुम्हारी फैमिली के लिए अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी होगा। चैन उस कार्ड को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली के पैसे घटिया। गुआन की कहती है कि तुम, लेकिन जो चैन था उसकी तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये रेसिपी तुम लोगों से चुराई है तो तुम जो ये रेसिपी है उसे पढ़ सकती हो और हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ये तुम्हारी है भी या नहीं। गुआन की कहने लगती कि मैं उसका लॉयर आ जाता है और कहता है कि मिस अब हम एक पागल के साथ क्या है बहस कर सकते हैं, आप चिंता ना करिए, पुलिस सब कुछ संभाल लेगी। गुआन की कहती कि तुम ठीक कह रहे हो। चैन कहता है कि क्या तुमने किडनी के लिए कोई दवाई ली है? कभी नहीं ना। गुआन की कहती कि तुम ये क्या कह रहे हो? चैन कहता है कि इसकी किडनी में दिक्कत है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वो लॉयर कहता है कि क्या? चैन कहता है कि चेयरमैन क्या मैं आपकी लैब को दोबारा यूज कर सकता हूँ? चेयरमैन कहता है कि ठीक है। चैन लैब में चला जाता है। चेयरमैन कहता है कि मिस गुआन क्या आप सच्ची में उसका इंतजार कर रही हैं? चैन आ जाता है और कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन चौंकिए मत, जब जो इसका रिजल्ट है आपको दिखेगा। और वो उस लॉयर के पास आ जाता है, उसका मुंह खोलकर उसके अंदर वो मेडिसिन तुरंत डाल देता है। वो लॉयर कहते हैं कि इडियट ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? चैन कहता है कि चिंता मत करो, जहर नहीं है,